गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि भूगोल क्या है और किन किन चीज़ों का अध्ययन करवाया जाता है, आखिर क्या है, विषय क्या है, क्या उद्देश्य है और किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए 10th तक हम पढ़ रहे थे, हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा था एसएसटी, एक सब्जेक्ट था एसएसटी। इसके अलावा हमारे जो अन्य सब्जेक्ट थे उनमें हिंदी, इंग्लिश, अन्य मैथमेटिक्स है, साइंस है, वो है। इसमें केवल हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं एसएसटी। देखिए एसएसटी से जो सब्जेक्ट निकलते हैं उनकी संख्या है 39 सब्जेक्ट। केवल एसएसटी से जो सब्जेक्ट निकलते हैं वो 39 है और 39 सब्जेक्टों में से हमें चूज करना पड़ता है, 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं 11th क्लासेस ऑप्शनल। जैसे हो सकता है इतिहास हो सकता है राजनीतिक विज्ञान हो सकता है अर्थशास्त्र हो सकता है दर्शन शास्त्र हो सकता है कृषि विज्ञान हो। अर्थात ये सारे जो विषय हैं एसएसटी से निकले हुए हैं। जैसे एसएसटी के अंतर्गत आपने उस समय देखा होगा 10th क्लास में कुछ चैप्टर आएंगे ज्योग्राफी संबंधित, भूगोल संबंधित, जिनमें आया होगा भारत की स्थिति या भारत की जनसंख्या संबंधी आया होगा, वर्षा संबंधी आया होगा। इसके अलावा जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से संबंधित जो लास्ट वाले चैप्टर थे उसमें उनके अंतर्गत आया था कि बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार। इसके अलावा जो फर्स्ट जो चैप्टर थे उस समय 10th क्लासेस में वो थे आपके हिस्ट्री संबंधी, जिसमें मौर्य समाज है, सम्राट अशोक के बारे में है, महाजनपद काल है इत्यादि की चर्चा की गई इसके अंतर्गत। इन सब्जेक्टों से निकल के हमारा एक अलग जो विषय है वो आया भूगोल। एक स्वतंत्र विषय नहीं था, स्वतंत्र विषय 17वीं शताब्दी में बना। इससे पहले भूगोल का जो अध्ययन करवाया जाता था वो करवाया जाता था दर्शन शास्त्र के रूप में। पहले स्वतंत्र विषय ना होकर इसका अध्ययन करवाया जाता था दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। दर्शन शास्त्र में जो सब्जेक्ट अनेक हो गए, एक डिमांड हुई, एक अलग से हुई कि भूगोल को एक स्वतंत्र रूप से विषय बनाया जाए, जिसमें पॉइंट फिक्स किए जाएं कि इनका ही अध्ययन करवाया जाए, बाकी अन्य जो चैप्टर है या अन्य जो पॉइंट है उनको इसमें सम्मिलित ना किया जाए। तो इस प्रकार भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में बना। देखिए भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो ऑर्गोग्राफिक्स, GROPHOS, जो का मतलब यहां पर है पृथ्वी और ग्राफिक्स का मतलब है वर्णन। दोनों को यदि हम सम्मिलित कर लेते हैं तो बीच में किसी शब्दों को जब जोड़ा जाता है इंग्लिश में भी तो कंजंक्शन कहा जाता है। उनके तहत इनमें भी का प्रयोग किया गया और इस पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना है। अब पृथ्वी का वर्णन अलग अलग विषय के रूप में, देखिए भूगोल है जैसे पेड़ है और पेड़ तो क्या हो गया यहाँ पर भूगोल हो गया। मान के चलिए कोई पेड़ है और उसका नाम है भूगोल। अब यहाँ से इसकी शाखाएं निकलेंगी और इन भिन्न शाखाओं में भिन्न प्रकार से अध्ययन करवाया जाएगा। यहाँ पर अलग पॉइंट हो जाएगा, अर्थात भूगोल के अंतर्गत एक अलग हो जाएगा कि इसका केवल इसी में अध्ययन करवाया जाएगा। मुख्य रूप से भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 रूपों में विभाजित किया गया है। इसका अध्ययन 2 रूपों में किया जाता है, एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत केवल फिजिकली जैसे पठार है, पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, लावा है, भूकंप है, सुनामी है, इनका अध्ययन करवाया जाता है भौतिकी भूगोल के अंतर्गत।
मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण, एक तरफ तो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, दूसरी तरफ हम है मानव, और दोनों के बीच में जो क्रियाकलाप होगा, जैसे एक तरफ मानव और दूसरी तरफ पर्यावरण। अब दोनों के बीच में देखिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है। यूं कहें कि मानव पर्यावरण पर है और पर्यावरण मानव पर है। जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो पेड़ पौधों से हम ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है तो हमसे ग्रहण करते हैं। तो ना तो हम स्वतंत्र हैं और ना वो स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। इसी प्रकार मानव द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, मानव जो क्रियाकलाप करता है किसके माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, और पर्यावरण किस पर है, मानव पर। दोनों के बीच में जो अंतर संबंध अर्थात दोनों के बीच में जो क्रियाकलाप होगा उन सब का अध्ययन करवाया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। जैसे कृषि है, व्यवसाय है, इसके अलावा वाणिज्य है, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करवाया जाता है। ये तो रहा सामान्य से कि भूगोल क्या है, इसका अध्ययन इस प्रकार करवाया जाता है, कौन सी शाखा। लेकिन पुनः एक बार फिर बता रहा हूँ कि भौतिक भूगोल का भी विभाजन होगा। जैसे मैंने पेड़ का उदाहरण दिया था कुछ समय पहले कि पेड़ है, दो शाखाएं विभाजित हुई, उन्हें इनकी भी शाखाएं निकलेंगी। जैसे भौतिक भूगोल की चर्चा करें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा ज्योतिषीय भूगोल, एक भूगोल का अलग टॉपिक चलेगा, ज्योतिषीय भूगोल जिसका अलग ही होगा। यहाँ पर मानव भूगोल की चर्चा करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत एक अलग ही टॉपिक होगा कृषि भूगोल। अर्थात यहाँ पर सामान्य भूगोल की चर्चा कर रहे हैं कि भूगोल का अध्ययन करना है हमें, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इनकी जो शाखाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती जाएंगी, और जिसमें हमें अध्ययन करना है उसको ही हम चुनेंगे। तो 11th क्लास में जो हमारा होगा वो एक है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल की चर्चा हम 12th क्लास में करेंगे, और यही जो टॉपिक है भौतिक भूगोल ये 11th क्लास में है, और इसका विवरण आगे बढ़ के बीए फर्स्ट ईयर में आ जाता है। सेम चैप्टर रहता है लेकिन उसका विवरण क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। वही मानव भूगोल का है, इसका भी ये होता है सीनियर क्लास में है। उसके अलावा बीए सेकंड ईयर में वापस से आ जाती है, केवल विवरण बढ़ता है। यहाँ पर पॉइंट्स लगभग समान रहते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जैसे पिछली कक्षाओं में या यूं कहें कि जो पीछे की कक्षाएं थी जैसे 10th 9th उनमें हमने पृथ्वी का प्रारूप देखा था। अर्थात वास्तविक जो पृथ्वी है इसको हम ना तो कागज पर उतार सकते हैं और ना इसी प्रकार का कोई चित्र वास्तविक चित्र बना सकते हैं। तो उसका प्रतिरूप तैयार किया गया, एक छोटा रूप तैयार किया गया, और छोटा रूप जब तैयार किया गया तो इस प्रकार उसकी संख्या दी गई एक ग्लोब की, जिसे ग्लोब कहा है। वास्तविक एक रूप है, यूं कहेंगे वास्तविक नाम पर उसका प्रतिरूप बनाया गया है, और ये 360 डिग्री में बना हुआ है। एक गोले का जो डिग्री है गोले में वृत्त में पाई जाती है वो 360 होती है, और 360 डिग्री में हमारी पृथ्वी। अब देखिए जब हमने ग्लोब को देखा होगा तो उसके अंतर्गत कुछ रेखाएं देखी है। वैसे तो हम घुमा के देख लेते हैं, हाँ ये इंडिया है, अफ्रीका है, ये बस सामान्य सी चीजें, लेकिन उसके अंतर्गत यदि गौर से देखा हो तो कुछ रेखाएं खिंची हुई होती हैं। कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खिंची हुई होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खिंची हुई होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो देशांतर हो गया, अक्षांश रेखाएं हो गई। देखिए हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा है, दो भागों में विभाजित, ऊपर और नीचे, मध्य में होकर गुजरेगी, और इसलिए इस रेखा का नाम भी इसी प्रकार रखा गया है। क्या नाम है इस रेखा का?
क्या नाम है? 0 डिग्री से और 0 डिग्री के मध्य इसको इक्वेटर बोलते हैं, बीच की कोण इक्वेटर, ऐसे तो लैटिट्यूड होती है, वैसे इक्वेटर होती है। 0 डिग्री से 0 डिग्री तो इक्वेटर। देखिए 0 डिग्री भू और मध्य दो शब्द है, याद करने के तरीके से। भू यानी होती है पृथ्वी और मध्य माने होता है बीच में। एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी के मध्य में होगी, बीचों बीच से गुजरे, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है भूमध्य रेखा का, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका ऊपरी जो हिस्सा है ऊपर की ओर, ये तो कहलाता है उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो है वो कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। देखिए इसी प्रकार इनमें कुछ रेखाएं हैं। देखिए ये तो 0 डिग्री पे हो गई, इसके ऊपर 23.5 और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर है और 23.5 डिग्री नीचे है। ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे करक रेखा के नाम से संबोधित किया जाता है, करक रेखा। और नीचे वाली जो रेखा है इसे मकर रेखा के नाम से संबोधित किया जाता है। 23.5 पे ऊपर वाली है और 23.5 पे नीचे वाली है। इसके अलावा इनके बीच में भी रेखाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि रेखाएं नहीं है। जहां तक हम जाएंगे 90 डिग्री ऊपर, लास्ट में कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री दक्षिण में आ जाएगा। तो जब यहां से 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलेंगे और लास्ट में पहुंच जाएंगे 90 तक पहुंच जाएंगे। यह प्रतिक्रिया 90 की होगी। देखिए ये आपने कोई यूं नहीं लगाया कि 23.5 डिग्री यूं खींच दी रेखा कि हमने पकड़ा और चौक हो रही है, 23.5 डिग्री हो गई है, नीचे भी 23.5 डिग्री हो गई। ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि भूमध्य रेखा से जितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां से जितने डिग्री का कोण यहां पे बनेगा उसकी उतनी ही डिग्री की रेखा खींची जाएगी। जैसे यहां से करक रेखा पर जो बनने वाला कोण है वो 23.5 डिग्री का बनेगा, इसलिए इसे संख्या दी गई 23.5 डिग्री की रेखा या करक रेखा। यहां पर यदि 20 डिग्री की लाइन खींचती है तो यहां पर बनने वाला कोण कितना होगा, 20 डिग्री का ही होगा। नीचे भी ये प्रतिक्रिया है, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि रेखाएं वैसे ही खींच दी गई हो। प्रत्येक रेखा पर जो रेखा खींची गई है उस पर उतने ही डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ऊपर वाली जो 90 डिग्री है और नीचे वाली जो 90 डिग्री है, यहां पर कोई रेखा नहीं खींची जाती है, केवल बिंदु के माध्यम से संबोधित किया जाता है। अर्थात एक बिंदु बनाया जाता है और यहां पर भी क्या बनाया जाता है, बिंदु बनाया जाता है, केवल दर्शाया जाता है, ना कि कोई रेखा खींची जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो इन जो भूमध्य और जो रेखाएं हैं ऊपर की ओर जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे, इनके बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर तो क्या है, बिंदु ही दिखाया जाएगा, इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी कंटिन्यू ऊपर से नीचे की ओर। और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। देखिए उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब और पश्चिम। घूमने का क्रम क्या रहेगा, ये वाला क्रम चलेगा, ये पश्चिम से पूरब की ओर। यदि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती, यदि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर यूं घूमती है पृथ्वी, तो उगने वाला सूर्य है हमें किस दिशा में दिखाई देता, पश्चिम दिशा में। अब हमें दिखाई कहां देता है, पूरब दिशा में। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो सूर्य है एक दिन में किस प्रकार जो दिन रात कैसे बनते हैं, अर्थात कितने अक्षांशों को कितने मिनट में पार करता है, कितने देशांतर रेखाओं को कितने
मिनट में पार करता है। एक देशांतर को दूसरे देशांतर को पार करने के लिए कितना समय लगता है। हमारे यहाँ पर दिन होती है, अन्य देश में रात क्यों होती है, ऐसा कितने घंटे बाद में होता है। कोई ऐसा देश भी है जहाँ पर हमेशा जो सूर्य है दिखाई देता है। इन सबकी चर्चा आगे करेंगे, पहले ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक रहा, अब देखिए ये तो हो गया पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींच रही है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार की रेखा। तो ये तो कह रहा है देशांतर। देखिए यहाँ पर बताया था तुम्हें याद रखने की दृष्टि से कि उत्तर से दक्षिण तय आ रहा है, तो मतलब है देशांतर रेखाएं, और बाद बाकी बची जो अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पर प्रयोग किया देखिए 90 और 90 है ना, यहाँ पर 90 और यहाँ पर उत्तरी में 90 हो गए अक्षांश और दक्षिण में, तो इनकी संख्या 90 और 90 कितनी हो गई 180। हमने काउंटिंग नहीं की है किसको, 0 डिग्री को काउंट नहीं हुआ ना। तो कुल संख्या यदि ये पूछे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है 180, कुल अक्षांश कितने खींचे जा सकते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो 2 तो ये माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस प्लस 1 प्लस, क्योंकि काउंटिंग हो जाएगी 0 वाली, और 2 माइनस 0 ये हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखा। देखिए जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तो यूं चलती हैं, पीछे की तरफ भी घूमेंगी। देखिए सामने जैसे दिखाई दे रही है रेखाएं, पीछे भी ऐसी दिखाई देगी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो ये चल रही है, तो पीछे भी इसी प्रकार चलेगी। तो कहने का मतलब है कि इनकी संख्या तो 180 भी थी, लेकिन इनकी संख्या 360 होगी। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी। कारण फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं तो देखिए घूम के वापस यहीं पे मिलेगी, ये रेखाएं पुनः वापस यहीं मिलेंगी, तो ऊपर की 90 और नीचे की 90 हो गई, तो टोटल कितना हो गया 180। लेकिन यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं देखिए यहाँ से चली नीचे की ओर है, यहाँ से चली नीचे की ओर, और एक वृत्त में कितनी होती है डिग्रियां 360। तो हमारे पास भी कोई है, तो प्रत्येक बढ़ेगी और देशांतर की रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। जैसे मान के चलिए सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ है, पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष, देखिए पृथ्वी 2 जगह घूमती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और एक घूमती है अपने पक्ष में, 2 जगह चलती है, अपने अक्ष में और दूसरे पक्ष में। देखिए अक्ष का मतलब तो यह है कि जैसे मैं खड़ा हुआ हूं और मैं अपने स्थान पर घूमूं 360 डिग्री घूम जाता हूं, तो मैं अपने अक्ष में घूम रहा हूं, मैं अपने अक्ष में, तो पृथ्वी अपने अक्ष में भी घूम रहे और कक्ष में भी। कक्ष का मतलब जैसे क्लासरूम है और मैं इसके चारों तरफ घूम के आऊं, मैं क्लास के चारों तरफ घूम के आऊं, तो ये हो जाएगा मेरा कक्ष। अर्थात ये मान के चलिए कि हम गिरिराज जी के गए हुए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो गिरिराज जी की जो परिक्रमा हुई है वो कहला रही है कक्ष, और स्वयं जो घूम रहा है वो कहला रहा है अक्ष। तो पृथ्वी अपने कक्ष में घूमती है और अक्ष में भी घूमती है। अक्ष में घूमती है उसमें तो 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर कर लेती है, 24 घंटे में पूरा एक बार चक्कर पूरा कर लेती है, और जब अपने कक्ष में घूमती है तो 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। देखिए 365 से 1/4 दिन, देखिए पीछे का तो पॉइंट चल रहा है 1/4, तो मतलब लगभग 6 घंटे हो गए। 1/4 1/4, तो हमेशा देखते हो कि फरवरी है ना, कभी 28 आती है, कभी कम ये चलता रहता है, 4 साल में एक बार प्लस होती है। तो वो रीजन यही है यहाँ पर। जैसे मान के चलिए कि अब की बार है 2020 को लेते हैं, अब की बार 1/4 होगा,
6 घंटे बढ़ गए। नेक्स्ट 2021 में फिर 1/4 6 घंटे फिर बढ़ गए। इसी प्रकार 22 में भी यही रहा, 1/4 6 घंटे फिर बढ़ गए, फिर 1/4 6 घंटे फिर बढ़ गए। टोटल माइनस कितना हो जाएगा? 24 घंटे। 24 घंटे बढ़ेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमेशा जो ईयर में है, जो फरवरी है, उसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। वो यही रीजन है कि 1/4 वाला, क्योंकि 1/4 टाइम लेती है। पूरे यदि लेती तो यहाँ पर फिक्स हो जाता है कि फरवरी इतने ही दिन की होगी, लेकिन ये पॉइंट रहा है यहाँ पर 1/4 का। तो देखिए अपने अक्ष पे घूम रही है, जब तो निर्माण हो रहा है किसका? दिन और रात का। 24 घंटे में ये घूम रही है अपने अक्ष पर, 24 घंटे में अपने अक्ष से घूम रही है, तब तो निर्माण किसका हो रहा है? दिन और रात का। लेकिन अपने कक्ष में जब घूमेगी, अर्थात ये चक्कर लगाएगी, उस समय जैसे मौसम का बदलना, मौसम का बदलना अपने कक्ष में जब चक्कर लगाएगी तब होगा अपने, क्योंकि सूर्य के चक्कर लगाएगी। सूर्य के देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि 365 दिन है, वो किस प्रकार डिवाइड होंगे, इनकी तारीखें किस प्रकार होगी, कि सूर्य कब तो कर्क रेखा पर चमकता है, कब मकर रेखा पर चमकता है, और कब भूमध्य रेखा पर चमकता है। जब दिन बड़े होते हैं, रात बड़े होते हैं, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने के दिन सुना है कि 6 महीने के दिन हो जाते हैं, और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रात हो जाती है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं, इसी के कारण होती है, अपने कक्ष के चक्कर के कारण। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, गोलाकार नहीं है, एक संतरे के आकार भी कह सकते हैं। गोलाकार तो गेंद ही होगी, गेंद कह सकते हैं कि गोलाकार गेंद है, लेकिन हमारे देखिए ऊपर वाला जो भाग है ना, चपटा हुआ है, और चपटे होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ना प्रारंभ हो जाता है तो नीचे की तरफ सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर जो रात और दिन है उनकी अवधि में अंतर आ जाता है। ऐसे कहते हैं कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि दिन की अवधि 14 घंटे पहुंच जाती है। दिन है जो 14 घंटे हो जाता है। जैसे मान के चलिए गर्मियों के दिन है, और गर्मियों के दिनों में लगभग सुबह के टाइम 6 बजे के आसपास सूर्य निकल आता है, और शाम को लेट होते हैं कई बार तो 7 बजे छिप पाता है सूर्य, जो छिपता है। तो यहाँ पर दिन की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कि दिन का समय बढ़ जाएगा, लेकिन रात का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कटौती तो 24 घंटे में से होगी, कटौती तो 24 घंटे में से होगी, बाकी दिन की अवधि बढ़ जाएगी और रात की अवधि कम हो जाएगी। कब होगी? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा। हमारी बात करें तो हमारे मध्य में होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए मानचित्र में हमारे लगभग 23.5 डिग्री जो रेखा है, ये भारत मध्य होकर गुजरती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकेगा तो भारत में भीषण गर्मी होगी, और लगभग मान के चलिए हमारे यहाँ पर कब होती है गर्मी? जून में। तो कह सकते हैं कि सूर्य है जो कर्क रेखा पर जून में 21 जून, ठीक है, कि इस पर सूर्य है जो चमकेगा, और चमकने से भीषण गर्मी होगी, दिन की अवधि बढ़ जाएगी। फलस्वरूप मकर रेखा पर, कर्क की बात की है, मकर रेखा पर अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी प्रारंभ हो जाएंगी, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर दिन की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी, और रात की अवधि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक क्लास है उसमें बताएंगे कि किस प्रकार मौसम